बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौंगामकर जी हमारे साथ हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और यह सिलसिला बंद नहीं हो रहा। अब ताजा झटका है उनके एक और बड़े सीनियर और करीबी नेता मदन मित्रा, जो अभी तक उनके साथ थे। ये बड़े सीनियर आदमी हैं, मंत्री रहे हैं, बड़े कलरफुल कैरेक्टर भी हैं, मेरे जैसी चमकीली चमकीली शर्ट पहनते हैं ये, और इन्होंने भी साथ छोड़ दिया ममता बनर्जी का। अभी तक ममता बनर्जी के साथ थे, उनके घर में होने वाली सारी मीटिंग्स में ये इन्होंने हिस्सा लिया और ये खुल करके अब कहते थे कि मैं ममता बनर्जी का सिपाही हूं, नहीं जाऊंगा कहीं। लेकिन ये भी चले गए और ऋतुव्रत बनर्जी के कैंप में बागी गुट में शामिल हो गए हैं। मदन मित्रा ने कामरहाटी से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद पार्टी में टूट के बीच ये लगातार ममता बनर्जी के समर्थन में थे। और देखिए आज कहां बैठे हुए हैं। ये अभी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ऋतुव्रत बनर्जी के बगल में बैठ के मीडिया से बात कर रहे हैं। चश्मा इनकी आंख से कभी नहीं उतरता, क्या चाहे धूप का चश्मा लगाएं चाहे कोई दूसरा वो भी बढ़िया वाला चश्मा लगाते हैं। फायदा है ना। हाँ, ये देखिए, ये एकता की तस्वीर ये देखिए आपका। मतलब मन का भी क्या है, सुनते थे मन बड़ा चंचल होता है, लेकिन यहाँ तो जरा सुना दीजिए एक बार, अगर ऑडियो भी है तो क्या कह रहे हैं। मन की सुन ली होगी। तो ये रचना होगा एक आदमी के लिए। एक तो पूरा पार्टी 213 जिसका सीट मिला था उसका 70 वो एक आदमी अभिषेक बंदोबस्त। थैंक यू दादा। अभिषेक बनर्जी का नाम लिया अभी, एक बार फिर से सुनते हैं वो, क्योंकि हिंदी में ही बोल रहे हैं, समझ में आएगा। दोबारा सुना दीजिए जो बोल रहे थे। ये एक ऑडियो भी बढ़ा दीजिए। एक आदमी के लिए एक तो पूरा पार्टी 213 जिसका सीट मिला था उसका 70 वो एक आदमी अभिषेक बंदोबस्त। थैंक यू दादा। मदन मित्रा कह रहे हैं एक आदमी की वजह से जिस पार्टी के 213 विधायक थे उसका सत्यानाश कर दिया ममता बनर्जी ने और नाम लिया अभिषेक बनर्जी। और कितने लोगों के मुंह से ये बात सुनना चाहती हैं अभी ममता बनर्जी, सवाल इस बात का है। समीर जी के पास लेकिन एक खबर भी है, बताइए समीर जी। जून में ईडी ने के घर पर छापा मारा था, भवानीपुर के घर में, और इनकी वाइफ और दोनों बेटों को ईडी ने सम्मन किया था और 16 तारीख को ईडी ने इनके बेटों को कार्यालय में बुलाया था। जो नगर निगम जहाँ से विधायक है वहाँ की नगर निगम में जो भर्ती घोटाला हुआ था, ये कहा जाता है कि उन्होंने सारे वहाँ फर्जी भर्ती करवा दी थी और नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। तो उस मामले में ईडी की जांच, ईडी के नोटिस के बाद से इनको अभिषेक बनर्जी बुरे लगे। हाँ, ईडी का नोटिस आया, उसके बाद उनको लगा कि अब मतलब जाना चाहिए। तो अब ईडी की भी जांच रुक जाएगी। अब ऋतुव्रत बनर्जी के साथ चले गए तो ईडी नोटिस देके अब छोड़ देगी। अब बच्चे भी बचेंगे, वाइफ भी बचेगी और जो पैसा बचा है वो भी बचा रहेगा। ममता के पास रह के क्या मिलेगा? बंगला, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, सारी कमाई तो बची रहेगी ना। जिसके लिए कमाई है बच्चों के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। शुरुआत में जब ये टूट फूट हो रही थी तृणमूल कांग्रेस में तो हमारे लिए सरप्राइजिंग, शॉकिंग था शुरुआत में, इतने लोग। फिर वो शॉकिंग धीरे धीरे सरप्राइजिंग में बदला, फिर हम भी आदी हो गए, रोज की घटना हो गई थी। अब ये कॉमिकल हो गया है, अब ये हास्यास्पद की पोजीशन में जो है वो जा चुका। कौन बचे वो? एक मैं फिर बार बार एक डायलॉग आपको बताता हूं, एक वेब सीरीज का, सब चले जाएंगे बस त्रिवेदी बचेगा। वही हो गया, सब चले जाएंगे, अभिषेक बनर्जी बचेंगे ममता बनर्जी के पास। देखिए अब क्या ही कहें, मैं तो मतलब इसको देख के, मदन मित्रा बड़ा आदमी है भाई। क्योंकि गांव में, क्योंकि शहर के लोग नहीं समझ पाएंगे शायद, गांव में होता क्या है, तालाब वालाब में ना बड़ा बढ़िया फूल खिला रहता है, तो उसमें दरअसल जो लगता है उसको बेहया कहते हैं। सौरभ जी, जो गांव में तालाब वालाब में खिलता है तो फूल बड़े अच्छे अच्छे खिलते हैं, तो बेहया बोलते हैं उसको, बेशर्मा बोलते हैं। मतलब आदमी कहता है ना, तो बेहया बेशर्म सिर्फ ऐसे नहीं कहा जाता है, वो क्योंकि कहीं भी उगाता है, दिखने बड़ा बढ़िया फूल उस पर खिलाता है, खिल जाता है कहीं भी, लेकिन होता वो बेहया बेशर्मा है। मतलब हद है भाई, कहीं कोई किसी तरह का। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि जरा सोचिए इन लोगों को, ठीक है, जहां जो गया, जैसे जो गया, दबाव में गया, प्रेम में गया, कैसे भी गया, अभिषेक बनर्जी अभी तक नहीं दिख रहा था इनको। हाँ। और जिनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अभिषेक बनर्जी का जो गंदगी थी, जो बेईमानी थी, जो भी रहा हो उसको बर्दाश्त करते रहे, तो अब ऋतुव्रत का बर्दाश्त करेंगे। इसका मतलब कि इनका कोई अपना वजूद, अपना कुछ नहीं है। और वही हम कहें जो उगाता है कहीं भी, बेहया बेशर्मा, वही है। और क्या कहें? सही है, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? ठीक है सर, ठीक है। खैर, लेकिन चलिए ये भी होना था। त्रिपाठी की कुछ ज्यादा बीजेपी है तो जहान है, जहान है तो जहान है। सर मैं तो व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही होता है। आप कुछ ज्यादा हार्श हो रहे हैं।
वो गंगा की तरह नाले भी आते हैं ना, गंगा में इस तो गंगा में सारे ही नाले आएंगे। अरे सर देखिए आप देखिए इस खबर, बीजेपी को लोग लास्ट दोष दें कि बीजेपी करा रही है। मैं कह रहा हूं वो लोग भी तो सोचें जिन्होंने अभी यही बोल रहे थे मदन मित्राई, 213 विधायक जिताए थे पिछले इलेक्शन में। किन लोगों को वोट दिया था आपने? क्या कमिटमेंट है इनकी? क्या किस ग्राउंड पे खड़े थे ये? क्या सोच है ऐसे लोगों की? जहां धारा बह रही वहीं बह गए। बीजेपी को कहें या जो भी सत्ता में होगा, जिसकी ताकत होगी उसके ऊपर आरोप लगेगा, हम कह सकते हैं। लेकिन ये प्रजाति जो कहीं से उठ के कहीं चली जाती है, हाँ, ये तो कहीं भी चले जाते हैं। चर्चा करनी, लेफ्ट वाले जीत जाते हैं, लेफ्ट में चले जाते हैं। कर्नाटक में अगर डीके शिव कुमार ताकतवर होंगे तो वहां उनके साथ चले जाएंगे, दूसरी जगह कोई और ताकतवर होगा उनके। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रजाति की बात करनी चाहिए। हमने ये तो बात खूब कर ली कि भाई बीजेपी ये तोड़ रही है, ये कर रही है, तो बहुत कर लिया। बंगाल में बीजेपी जिम्मेदार है, अगर वो नहीं जीती तो नहीं जाते ना ये लोग। ये बात भी ठीक, क्यों जीती बीजेपी? हाँ, तो आपने क्या बताया, बेहया कहीं भी उगाता है। हाँ, बेहया फूल होता है। फूल होता है, पूरा उसको डंडा फूल जैसा होता है, बड़ा कमजोर डंडा होता है, मारेंगे टूट जाएगा, लेकिन उसमें फूल बड़ा सुंदर खिलता है। वो है बेहया। एक नई बात देखिए जानने को मिली कहानी कुर्सी की में, ऐसी हम लोग नहीं अवधि में उसको कहवे करते हैं बेहया बेशर्मा, बाद में आदमी का चरित्र भी वैसा होता है। सर अगली खबर में बढ़ते हैं। आप चलिए इस पर कितनी बात करें। इथेनॉल वाले विवाद को लेकर गडकरी जी आजकल सब जगह इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि वही फेस बन गए हैं इस एथेनॉल मूवमेंट का एक तरीके से, या सरकार की इस पॉलिसी का। ऑल्दो ये उनकी मिनिस्ट्री नहीं है, उनकी मिनिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का मामला है, लेकिन गडकरी जी इसका चेहरा बन गए हैं। और दूसरा, इसके विरोध का चेहरा बन गए हैं अब अरविंद केजरीवाल, सरप्राइजिंगली राहुल गांधी नहीं। क्यों? मैं फिर कहता हूं क्योंकि वो देश में ही नहीं थे, तो क्या चेहरा बनते किसी विवाद का वो। तो ये मुद्दा ले लिया, अपना लिया अरविंद केजरीवाल जी ने। वो रोज इस पर एक वीडियो बनाते हैं। अब उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है, और उन्होंने लोगों से, केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान नागपुर में ये कहा कि जिन भी लोगों की गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, माइलेज कम हो रही है या कोई भी और प्रॉब्लम, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए, तब इस सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और वो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, अगर वो समय दें। सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के पेट्रोल पंप पे जाएं, सर्विस स्टेशन पे जाएं, लोगों से बात करें। वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, गाड़ी ठीक कराने आते हैं, उनके वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। सारे देश की जनता दुखी है, सारे देश की जनता कह रही है भाई माइलेज गिर रही है, हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स ख़राब हो रहे हैं। तो इसको 2 डिमांड की है मैंने। एक तो मैंने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले, तो ये ऑप्शन देनी चाहिए। दूसरा, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि E20 के दाम जो हैं वो कम होने चाहिए पेट्रोल से, क्योंकि E20 की माइलेज कम है तो उसके पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए, E20 के दाम भी कम होने चाहिए। मोदी जी ना इनसे मिलेंगे ना इनकी बात का जवाब देंगे, ये तो तय है, लेकिन गडकरी जी जरूर देते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर E20 पेट्रोल का बचाव किया है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के साथ वो एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे ही नहीं कोई पॉलिसी ले आता है, ऐसे ही नहीं E20 पेट्रोल पूरे देश में लागू कर दिया गया है, प्रॉपर टेस्टिंग होती है, तमाम तरीके की एजेंसियां इसके ऊपर इसमें शामिल होती हैं, और तब जब पाया जाता है कि हाँ ये देश के भले के लिए, तो एक पॉलिसी बनाई एथेनॉल को लेकर। सरकार के पास ये डाटा है कि 5 साल 10 साल तक अगर E20 को यूज किया जाए तो गाड़ियों पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसीलिए सरकार ने जब ये कोई भी करने के पहले सब टेस्टिंग होती है, 4-4 साल टेस्टिंग चलती है, सरकार भी करती है और प्राइवेट कंपनियां करती है, और उनके रिपोर्ट जब आते हैं तब उसके बाद में ये हम सरकार निर्णय करते हैं। बहुत लोगों को ये कहते हुए हमने सुना कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसके लिए, क्योंकि वो E20 कंपेटेबल नहीं है तो उन पे बुरा असर पड़ जाएगा। क्या सरकार के पास ये ठोस एश्योरेंस है वहाँ निर्माताओं का? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप जैसे जागरूक पत्रकार तो सब जगह घूमते हैं, जिसकी गाड़ी खराब हुई है E20 के कारण, वैसे एक आधे कंज्यूमर का नाम मुझे बता सकते हैं? सोशल मीडिया पे ही आता है कुछ कुछ। नहीं, एक भी नाम बताओ ना। आप भी तो घूमते हो, मुझे आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं, हम लोग तो आप आपके ऑफिस में पूछिए, जिनके पास पेट्रोल की गाड़ियां हैं, 2004 से था, उनको पूछो कि तुम्हारी गाड़ी कुछ खराबी हुई क्या? देखिए, ये प्रोपोगंडा कौन कर रहे, क्या कर रहे, इस सब चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता है क्या चल रहा है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी जिस कंपनी की गाड़ी है उसको डीलर के पास जाइए, तकरार करिए, और उसके बाद समाधान नहीं तो तकरार की कॉपी मेरे को भी
मेरे वेबसाइट पे भेज दीजिए। मैं ये जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स तय करना मेरे विभाग का है, तो जरूर मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा। अभी तो कोई शिकायत है? उसका क्या कहावत है सर अंग्रेजी की? प्रूफ ऑफ द पाए पुटिंग लाइज इन ईटिंग। यस, ये कहावत है ना भाई। गाड़ी खराब हो रही है, गाड़ी खराब हो रही है, कौवा कान ले गया। गाड़ी खराब हुई क्या? हम ही नहीं यहाँ पर कितनी बात, मेरी गाड़ी नहीं खराब हुई कभी सर, आपकी गाड़ी खराब हुई कभी, आपकी गाड़ी खराब हुई कभी नहीं, विजय आपकी गाड़ी खराब हुई कभी? त्रिपाठी जी गाड़ी खराब नहीं हुई, नहीं गाड़ी हमारी मुद्दे, गाड़ी लेकिन E20 में सवाल सबसे ज्यादा जो है गाड़ी हमारी वो आप ही के पास है। और वो भी 14 साल पुराना होंडा। अरे नहीं सर, 10 साल है सर। आप नहीं, गडकरी जी क्या कह रहे हैं? गडकरी जी की बहुत आलोचना कर रही है दुनिया की। गडकरी जी क्यों बचाव कर रहे हैं इस पॉलिसी का? सरकार जबरदस्ती कर रही है लोगों के साथ, ऑप्शन देना चाहिए। गडकरी जी सिंपल एक लाइन की बात कह रहे हैं, अरे भाई आप अपने आसपास कोई ऐसा आदमी ढूंढिए जिसको E20 से प्रॉब्लम हुई हो। किसी एक, वो तो हर इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि एक आदमी अपने आसपास ढूंढ के मुझे बताइए कि साहब इसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आई। देखिए, जो सीरियस नोट पर इस बात को लेना चाहिए, जब E10 आया था तो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें गाड़ी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, सब पर टेस्ट किया गया था और टेस्ट करने के बाद E10 उतारा गया था और उसका कंप्लायंस था मैन्युफैक्चरर्स के साथ। जो सरकार से पता चला है कि E20 लाने से पहले भी जितने भी स्टेक होल्डर्स से सबसे बात की गई थी और बात करने के बाद इसको टेस्ट किया गया था और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी गाड़ियों की, उनसे बात की गई थी और उनको E20 कंप्लायंस इंजन या जो कुछ भी है उसमें चेंजेस लाने के लिए। सर वो बहस बहुत लंबी हो जाएगी, इसके काउंटर में बहुत सारी फैक्ट्स लोग दे रहे हैं, लेकिन क्या ये जो वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट करने को कह रहे हैं, क्या उससे जवाब मिल जाता है इस विवाद का? मुझे लगता है कि देखिए, सरकार की तरफ से ये बात भी आई है कि 3.4 से 5% के बीच में माइलेज की कमी है, लेकिन इंजन पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा उसे है कि कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम है और इससे आपका पेट्रोल कॉस्ट कम। क्या ये विवाद बंद हो जाना चाहिए? मुझे लगता है बंद होना चाहिए। आगे अगली खबर पर नहीं है। अगली खबर लालू यादव से जुड़ी हुई है। बिहार की एक और खबर दूंगा आपको इसके बाद, वो भी जरूरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा लालू यादव की बेल का। सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को बेल दी हुई है हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर। हेल्थ ग्राउंड ही नहीं था, एक्चुअली ये कहा गया था कि इनकी जो सजा, विवाद क्या है कि लालू यादव को चारा घोटाले के 5 काउंट्स में सजा हुई है। सीबीआई ये कह रही है कि जो सजाएं हैं वो कॉन्जिक्यूटिवली लागू होनी है, कंकरेंटली नहीं, एक साथ नहीं मानी जाएंगी। मान लीजिए 5-5 साल की 5 सजाएं हुई, तो ऐसा नहीं है कि एक बार 5 साल जेल में रह लिए तो सारी सजाएं पूरी हो गई। पहले एक 5 साल, फिर दूसरा 5 साल, फिर तीसरा, ऐसे। तो इसके हिसाब से 25 साल सजा बनती है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने यह पाया कि क्योंकि मामला अभी लोअर कोर्ट तक ही है, लोअर कोर्ट ने ही सजा दी है, हाईकोर्ट तो अभी सुन ही रहा है, तो उन्होंने ये पाया कि क्योंकि वो अपनी टोटल सजा जो उनको दी गई थी उसकी आधी अवधि जेल में काट चुके हैं, तो वो बेल के लिए एप्लीकेबल है, उनको बेल दे दिया गया। तो सीबीआई ने कहा साहब आप गलत गिनती कर रहे हो, ऐसे जोड़ के देखिए 5 मामलों में सजा हुई है तो उनके आधे साल नहीं हुए जेल में अभी, तो इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें वो 6 साल से जेल पर बाहर हैं तो हम उनकी बेल के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं झारखंड हाईकोर्ट को कि लालू यादव ने जो अपनी सजा को चुनौती दी हुई है हाईकोर्ट में, उसका निपटारा 6 महीने के अंदर कर दें। तो अब अगर 6 महीने में मान लीजिए हाईकोर्ट भी उनको दोषी करार दे देता है तो क्या इनकी बेल कैंसिल हो जाएगी? बेल कैंसिल हो जाती है सर, फिर तो कैंसिल हो ही जाएगी, फिर कैंसिल होगी तो इनको जेल जाना पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली सीबीआई कोशिश ये करेगी कि 6 महीने के अंदर लालू यादव दोबारा जेल के अंदर हो। अब उनका किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह सब हो चुका है। मेरा बुनियादी सवाल आपसे, ये तो टेक्निकल बातें हैं, लालू यादव की बेल निरस्त होनी चाहिए या नहीं, बेल पर उनको बाहर रहना चाहिए या नहीं, सारे फैक्टर्स को देखते हुए त्रिपाठी जी बताइए। नहीं देखिए, मतलब अगर इस आधार पर देखें कि न्याय होना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल जेल ही में होना चाहिए, इसमें कोई बट है क्या? अगर इस आधार पर देखें कि जिस तरह का उनको दोष सिद्ध हुआ है तो उसके बाद क्या उनको होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। बाहर वो क्यों थे? स्वास्थ्य कारण थे, तो स्वास्थ्य कारण बाद में आया सर, पहले कारण वो है जो मैंने बताया। हाँ, आधी सजा हो चुकी है, लेकिन उसमें वो भी जोड़ा गया। स्वास्थ्य कारण ऐसा बढ़िया था कि वो प्रचार में निकल जाते थे। स्वास्थ्य कारण ऐसा बढ़िया था कि वो उसके क्या नाम है वक्फ के खिलाफ बढ़िया रैली में चले जाते थे। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि दोनों चीजें मिक्स कैसे हो सकती हैं। या तो वो ठीक हैं
वो पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरा कोई आके कह रहे इतने बुजुर्ग आदमी को आप लोग उसको ये कर रहे हैं, तो या तो कानून ये हो जाए कि भाई जैसे ही बुजुर्ग हो जाएगा तो हत्यारा है, वो दुष्कर्मी है, वो भ्रष्टाचारी है, उसको बाहर कर दिए। अगर न्याय के आधार पर देखेंगे तो लालू जी को 1 सेकंड भी बाहर नहीं रहना चाहिए। सर बताइए, आप बताइए। न्याय जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया वो भी तो न्याय का हिस्सा है ना, कि भाई जब आपने आधी सजा काट लिया है और उसके बाद आप बेल की 2 वजह होती है ना। एक वजह तो है कि भाई कोई आप मामले में दखल दे रहे हो, इंटरफियर कर रहे हो, वो वाला मामला हो सकता है। दूसरे और कोई कारण हो सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उन्होंने आधी सजा काट ली, उसके बाद वो बेल पर रह सकते हैं। हाई कोर्ट यदि उनको सजा दे देगा तो फिर से जेल में चले जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य कारणों पर तो अलग। सुप्रीम कोर्ट का आपको रुख ठीक लगा इसमें? अब सुप्रीम कोर्ट का रुख तो मतलब कानूनी तौर पे वो बात कर रहे हैं, उसको मैं ठीक तरीके से, आप सहमत हैं उससे? मैं इससे सहमत हूँ। और बहुत सारे लोगों को जब तक कन्विक्शन नहीं होती तब तक उनको बेल पर रहने का हक है। तब तक उनको अगर हाई कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर देता। जी सर, आप बताइए। कन्विक्ट कर चुका नहीं, है। कन्विक्ट तो पहले हो चुका हाई कोर्ट तो लोअर कोर्ट ने किया। लोअर कोर्ट ने किया सर, किया लोअर कोर्ट ने, लेकिन है तो कन्विक्ट ना। हाई कोर्ट ने उनको बरी तो किया नहीं है। हाँ, नहीं तो हाई कोर्ट यदि दे देगा तो दोबारा चले जाएंगे ना जेल में, यही कह रहा हूँ। नहीं, कायदे से तो उनको जेल में ही होना चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है और हाई कोर्ट अभी उस मामले की सुनवाई कर रहा है। अब हाई कोर्ट ने एक तर्क निकाला, बड़े लोगों के लिए तो तर्क निकल ही जाते हैं कि भाई आधा काट लिया है तो उनको बेल पर होना चाहिए। अब आधा काट लेने पर बेल पर होना चाहिए तो या तो हाई कोर्ट त्वरित सुनवाई करती, इतने दिनों से मामला पड़ा हुआ है, 6 साल से यदि आप मामलों को निपटारा नहीं कर रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती तो है जुडिशियल प्रोसेस की गलती है कि आप 6 साल तक आप मामले को न, या तो उनको आपने 6 साल लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट में होते होते कितने साल लगेंगे? मैं कह रहा हूं कि फिर तो बेल पे ही रहेंगे। या तो वो कन्विक्ट हों या फिर आप उनको बरी कर दें। दोनों में से कोई एक स्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन 6 साल अगर कन्विक्टेड हैं तो जेल में ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं आपको सर बिहार की दूसरी खबर बता के इस पर भी कमेंट आप सभी जी कर दीजिएगा। बिहार में एक विवाद चल रहा है इन दिनों और उस विवाद में क्राइम में जाति घुसाई जा रही है। कैसे? पटना में एक मर्डर हुआ बंटी यादव नाम के व्यक्ति का। अच्छा, मर्डर इससे है कि ये मर्डर में जो बातें बताई जा रही हैं, कल मैंने खबर पूरी डिटेल में देखी थी, तो ये कि रेलवे स्टेशन के पास ये व्यापारी थे ये, और वहां पर सेक्स रैकेट चलाने वाले कुछ लोग जो है ऑपरेट करते थे। इनका उनसे झगड़ा हो गया था, इन्होंने मना कि इनको वहां रहने से इनकार किया। उन्होंने इनको अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद मार भी दिया। परिवार जो है वो पुलिस के पास जाता रहा। जिन लोगों ने अगवा किया था पुलिस ने उनको पकड़ भी लिया, तो भी बंटी यादव को बचाया नहीं जा पाया। लापरवाही में 4 पुलिस वाले जो हैं वो सस्पेंड भी कर दिए गए। अब इसमें जो मामले को रंग दिया, राजनीतिक रंग दिया, जाति वाला, वो दिया पप्पू यादव ने। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता है, और पप्पू यादव ने कहा खुल करके कि इस बीजेपी की सरकार में यादव मारे जा रहे हैं, यादवों की हत्या की जा रही है। संजय यादव की हत्या हो गई, मार दिया मुखिया को, कत्लेआम सारे प्रशासन को। मीसा जी वहीं की एमपी हैं, जाना चाहिए ना। यादव होने के नाते कितना मौत। हाजीपुर में अभी 5 मर्डर एक यादव परिवार में हुआ सर 3 महीने के अंदर। लालू जी मुख्यमंत्री, एमपी, सभी लोग वहीं से एमपी। राबड़ी देवी जी, आप राघोपुर में 30 यादव का मर्डर हुआ, आज तक क्यों नहीं गए? लगभग 3 महीने से मर्डर हो रहा है। यादव यदि आज तक टॉर्चर हो रहा है तो सर सिर्फ एक तरफा आरजेडी को पागल होने के लिए, ये आप जान लीजिए सर यादव का गुनाह क्या है? आप हमको बताइए ना। गलती करे पप्पू यादव, भोगे ये लोग, भोगे मेरे बच्चा, भोगे मेरी माँ बाप, मेरी बहन। आप कभी पप्पू यादव से बात कीजिएगा ना तो ये जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी से नीचे तो बात ही नहीं करते। शुक्र है गांधी जी और भगत सिंह पे नहीं जाते, लेकिन इतनी आदर्शवादी बातें करते हैं और अंत में कहां आकर के रह गए? यादव पे, कि मेरे नाम के आगे भी यादव है और यादव की हत्या हुई तो यादवों पे अत्याचार हो रहा है। जी समीर जी। अब पप्पू यादव सांसद भी तो बने अगर पूर्णिया से, तो यादव के नाम पे ही बने ना। अब यादव की राजनीति वो करेंगे। ताहिर अगर इतने बड़े दंगे के आरोपी में अगर उसको सजा हो जाएगी तो फिर ये इमरान मसूद कहेंगे कि भाई उसके नाम के आगे ताहिर लगा है इसलिए होगा। अब एक तिवारी का इनकाउंटर हुआ था बिहार के अंदर जिसका बड़ा बवाल मचा,
उसके अंदर फिर एंकर जाति का और धर्म का निकाला गया। तो अभी ये तो बिल्कुल मतलब अभी एक परिपाटी बन गई है कि जो मरता है पहले उसकी जाति देखो, उसका धर्म देखो, और फिर उसके जाति के लोग उसके पक्ष में इकट्ठे होते हैं, उसके धर्म के पक्ष के लोग में इकट्ठे होते हैं, और फिर उसकी राजनीति शुरू हो जाती है। एक बात बताओ, इंटरेस्टिंग, मतलब उन्होंने कहा मीसा भारती क्यों नहीं गई, कोई और यादव की जब क्राइम हुआ तो बोले कि मीसा भारती क्यों नहीं गई वहां पे, तो उन्होंने तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोला? खबर है इसमें, कहा कि तेजस्वी यादव विदेश में है। तेजस्वी यादव विदेश में है, तेजस्वी यादव भी विदेश में है। त्रिपाठी जी जी आप बोलिए। भाई आप इस तरह से मत बात किया कीजिए भाई, वो लोग जा सकते हैं। होल्ड द थॉट, एक बार समीर जी पूरा कर लें। हाँ समीर। तो अब पप्पू यादव वैसे भी यादव की राजनीति करते हैं, तो अब ये बहुत मतलब गलत परिपाटी शुरू हो गई है कि बस जो मरे उसकी पहले अपनी उसका क्राइम मत देखो, उसकी गलतियां मत देखो, उसकी जाति ढूंढो, उसका धर्म ढूंढो, और उस धर्म और जाति के लोगों को इकट्ठा करो, पुलिस पर दबाव बनाओ, और उसके आधार पर पूरे देश की राजनीति को करो। मुझे लगता है बहुत गलत व्यवस्था है। जिसने गुनाह किया उसे गुनाह की सजा मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति और धर्म का हो। लेकिन अब ये व्यवस्था इतनी गहरे लालू जी को बेल मिले कि नहीं मिले, बेल पे रहे या नहीं रहे? देखिए, ये मेरी इच्छा अगर है तुमको जेल जाना चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा से तो वो होगा नहीं। कानून अपना काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको 2019 से दिया है तो कानून अपना काम कर रहा है। लालू जी वो अब आप तेजस्वी जी नहीं, मैं उस वाली पे कहूंगा जो आपने थोड़ा कहा कि वो भी है भाई, वो लोग प्रिविलेज क्लास के लोग हैं। वो मैं ये डिबेट कई बार अलग अलग होती है, तो मैं कहता हूं भाई जरा इस देश में क्लास को देखने का पैमाना बदलिए। राहुल जी, प्रियंका जी कभी भी विदेश जा सकते हैं, महीने महीने भर जा सकते हैं। किसकी क्षमता है? देश के बहुत बड़े जो कारोबारी होंगे वो जा सकते हैं, जाना चाहिए, जिनके पास पैसे वो जाना चाहिए। तेजस्वी यादव भी उसी क्लास में आते हैं, अखिलेश यादव भी उसी क्लास में आते हैं। मुझे लगता है कि इस देश में क्लास और मास की नई डिबेट भी शुरू करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, ये कुछ भी हो जाए, अपने उस वेकेशन, अपने उस जो भी क्या क्या कहा जाता है लीजर टाइम में से वो निकाल कर जनता के लिए नहीं लौटने वाले होते हैं। ये हम आप यहां बहस करते रहें, उनका जो कार्यक्रम हो चलेगा, हाँ लौट के आएंगे तो पप्पू जी वाली बात याद करके जाके बता देंगे कि भाई हम हैं, और यादव फिर मानेगा कि तेजस्वी भैया। समय नहीं रह गया। खबर आपको मैं बताता चलता हूं। जो उन्होंने कहा ना भाई नेता तो विदेश घूम रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है। उत्तराखंड में राहुल गांधी की एक सभा होनी थी, उसके लिए परमिशन नहीं मिल रही है। वो पुलिस के साथ भिड़े पड़े हैं कांग्रेसी, 2-4 जेल, उसमें से हिरासत में भी जेल भी चले जाएंगे। तो राहुल जी को मतलब है, राहुल जी क्या मतलब, उनका कार्यकर्ता मेरे नेता की रैली नहीं हो रही है इसके लिए लड़ रहा है सड़क पे। ये देखिए राहुल जी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। राहुल जी ने 4 कार्यक्रम रद्द करवा दिए अपने कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। खैर ये तो कार्यकर्ता का धर्म है। अब बहुत हम नेताओं पे बात करते हैं, कभी कभी जैसे कहते हैं अपने गिरेमा भी झांकना चाहिए। तो एक खबर मैं आपको बता रहा हूं जो हमारी खबर है, हमारी मतलब मेरी आपकी सबकी। भारतीय रेल में चोरी हो गई, और ऐसी वैसी चोरी नहीं हुई। चोरी सुनकर के आप हैरान भी होंगे और शायद आप भी सोचेंगे यार हम ऐसे हैं क्या। 4 साल में 1,27,00,000 चादर, कंबल, तकिए, बेड रोल लोग ले गए। 1,27,00,000 चादर, कंबल। रेल मंत्री तक मामला गया। रेल मंत्री ने कहा हम स्कीम बना रहे हैं इसको लेकर के कि रेलवे का सामान चोरी। कैसे रोकोगे आप, कैसे रोकोगे भाई? मैं अगर रेलवे की चादर ले जाना चाहता हूं तो मुझे रेलवे कैसे रोकेगा? लेकिन 1.25 करोड़ आइटम्स जो हैं गायब हो जाते हैं, और हम ही लोग बेसिकली हम ही लोग ले जाते हैं। इसमें से ये बात जोड़ दीजिए कि ये लोग जो भी लोग हैं वो बीपीएल नहीं है, क्योंकि ये सारे एसी कोचेज का मामला, ये सब रिजर्व कोचों में हुआ है। बिल्कुल अच्छी बात है, रिजर्व एसी कोचेज में हो रहा है। ये 1.25 करोड़ का है या 1.25 करोड़ की अमाउंट का है? 1.25 करोड़ आइटम, 100 करोड़ रुपए का मामला, नंबर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला, 107 lakhs आइटम्स 1.27 करोड़ आइटम है ना सर, चद्दर आइटम 1 करोड़ 27 100 करोड़ से ज्यादा की मूल्य के 100 करोड़ 1.25 करोड़ आइटम ले गए लोग। चुराया है इसको। और ये सब एसी फर्स्ट और सेकंड वाले हैं, क्योंकि तौलिया उसी में मिलती है। एसी थर्ड भी, एसी थर्ड में तौलिया नहीं देते हैं। चादर जो ले जा रहे हैं, इनमें से किसके घर में चादर नहीं है, कम है, या तकिया नहीं है, तकिए का कवर नहीं है, कंबल नहीं है, क्या है? ये तो फितरत है। अरे सर वो तकिए कवर तो दूसरे तकिए में लग ही नहीं सकता, इतनी बड़ी तकिया होती है, कौन ले जाएगा उसे? इसमें मुझे वो एक छोटा सा किस्सा याद है, सुना दूं आपको? सुना दीजिए सर। 10 सेकंड का है, बहुत शॉर्ट में सर, बस 10-20 सेकंड का। कि एक परिवार में पार्टी हुई और सुबह जो पत्नी है वो नाराज हो रही थी पति से कि हमारे यहाँ तुम्हारे जितने रिश्तेदार आए बहुत चोर हैं। बोले क्या हुआ? बोले हमारे घर की कटलरी उठा कर ले गए। बोले कौन सी कटलरी? बोले जो पिछली बार हम लंदन के होटल से लाए थे। जो हम चुरा के लाए थे वो चुरा के ले गए। यार हम हंस रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, क्या करें, कभी कभी बेबसी में केवल हंसा ही जा सकता है। बहुत धन्यवाद सर, समय इतना ही था। शर्मिंदगी की बात है सर। और विजय जी आपका, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद आपका।